अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस चैप्टर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोटीन्स का ग्रुप है। ठीक है, ग्लोबुलर इन नेचर प्रोटीन्स हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, स्पेसिफिक होते हैं और इनमें कैटालिटिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट पे बहुत कम अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो है ना वो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखते हैं। रिएक्टेंट जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं वो एक्टिव साइट पे अटैच होता है। अब कुछ एंजाइम जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि कुछ में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? कोफैक्टर। और कोफैक्टर जो है ना ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, जो कि कैटालिसिस एंजाइम करते हैं ना उस रिएक्शन के लिए कोफैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। अब कोफैक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि कोफैक्टर जो है ये सोर्स है केमिकल एनर्जी की, और केमिकल एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मेटल आयंस जो हैं वो भी कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक। और अगर कोफैक्टर जो है वो डिटैचेबल हो, यानी अटैच हो जाए फिर डिटैच हो जाए, और इसको हम कहेंगे एक्टिवेटर अगर वो इनऑर्गेनिक आयन है तो। और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको तब कहेंगे जब वो कोविलेंटली बॉन्डेड हो, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर अगर कोविलेंटली बॉन्डेड है तो उसको हम कहेंगे क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच है तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। कोएंजाइम का बेसिकली जो है वाइटामिन से सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले जो रॉ कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली वाइटामिन्स ही हैं। नेक्स्ट है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम वो है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ना वो अटैच नहीं है, वो रिमूव हो चुका है, और इसमें अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड कर दें तो वो होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। होलो एंजाइम कौन सा है? जो एक्टिवेटेड एंजाइम है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर वो भी प्रेजेंट है। अब एंजाइम्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे इन्होंने यूज़ होना होता है। करैक्टर्स एंजाइम की क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी कि फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करती हैं, एंड प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करती, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती हैं, स्पेसिफिक इन नेचर है एंजाइम, सेंसिटिव है चेंज के लिए, पीएच, टेम्परेचर वगैरह, रिक्वायर कोफैक्टर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, सम एंजाइम्स नॉट ऑल। और एंजाइम जो है वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ये 2017 के पेपर में एमसीक्यूज था। अब कुछ एंजाइम जो है ना वो डेंजरस भी हो सकते हैं, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है किसकी? पेप्सिन की। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको पता है एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिसिटी उनकी क्यों होती है? केमिकल मतलब इनके अमाइनो एसिड की बेस पे होती है। ठीक है, और ये स्पेसिफिसिटी इनको हेल्प क्या करती है कि ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है उसको आइडेंटिफाई करें। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो जाता है विदाउट बीइंग यूज्ड। अब एक्टिव साइट वो पोर्शन है जहाँ पे एंजाइम का वो पोर्शन जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ। ये देखें, ये एंजाइम है। ठीक है, ये एक्टिव साइट है जहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गई और एंजाइम वैसे का वैसे है। अब एक्टिव साइट जो है ना इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बाइंडिंग साइट है और कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट हेल्प करती है एंजाइम की कि वो करेक्ट जो सबस्ट्रेट है ना उसके साथ जाके अटैच हो, ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बने। जब ये कम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा कैटालिटिक साइट को। कैटालिटिक साइट क्या करेगी कि कन्वर्ट कर देगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन है उसके स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना दो मॉडल्स हैं। पहला था लॉक एंड की मॉडल। इसके मुताबिक एंजाइम जो है एक लॉक है, स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक की से ओपन होता है। इसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए कैले एग्जिस्ट करता है। इसको ये प्रपोज किया था ईमेल फिशर ने 1890 में, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और वो सिर्फ टेम्पलेट के तौर पे यूज़ हो रही है। इसको हमने ओवरकम किया था दूसरे मॉडल से जो कि है इंड्यूस फिट मॉडल।
इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? कोशलैंड ने 1959 में। इसके मुताबिक क्या है कि सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो एंजाइम स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, और वो चेंजेस इनेबल करेंगी एंजाइम को, एंजाइम शेप चेंज होगी और वो इनेबल करेगी एंजाइम को कि कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन के रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? अब स्पेसिफिसिटी एंजाइम की चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करेगा, और रेट ऑफ कैटालिसिस भी इफ़ेक्ट होगा। अब क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो एंजाइम है ना, अगर वो हम 2 फोल्ड डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एंजाइम होंगे तो एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ऐसा तो नहीं ना कि हम एंजाइम इंक्रीज़ करते जाए सबस्ट्रेट हो ही ना, तो फिर एक्टिव साइट का फ़ायदा तो नहीं है। सो ये फार्मूला तब तक पॉसिबल है, ये एंजाइम कंसंट्रेशन तब तक इंक्रीज़ की जा सकती है जब तक हमारे पास इनफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। सेकंड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब लो कंसंट्रेशन होगी ना सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है तो रिएक्शन रेट डायरेक्टली डिपेंडेंट है सबस्ट्रेट अवेलेबल पे, ठीक है। अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होगा कि सबस्ट्रेट इंक्रीज़ जो है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है उसकी अमाउंट जो है वो लिमिटेड है और सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एंजाइम जो है वर्क करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना उस पर इफ़ेक्ट करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है किसकी प्लेस पे रिएक्ट करते हैं, ये सबस्ट्रेट की प्लेस पे, ठीक है, लेकिन इनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनती क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। एग्जाम्पल्स इसकी पॉइजनस वगैरह हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। अच्छा, अब ये 2 टाइप्स के हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या है कि ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है, वीक लिंकेजेस होते हैं और इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अगर हम कंसंट्रेशन जो है ना सबस्ट्रेट की उसको इंक्रीज़ करें तो इनहिबिटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन ये 2 टाइप्स के हैं, अब इनकी टाइप्स देख लें। कम्पिटिटिव है और नॉन कम्पिटिटिव है। कम्पिटिटिव जो है इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, ये कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ कि ये बाइंड करेंगे एक्टिव साइट पे या सबस्ट्रेट करेगा, और ये अगर बाइंड भी हो जाएं तो एक्टिवेट नहीं कर सकते कैटालिटिक साइट को, सो प्रोडक्ट नहीं बनती। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाता है एक्टिव साइट के अलावा किसी और पॉइंट पे, एंजाइम स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जेन्युइन सबस्ट्रेट जो है ना वो बाइंड नहीं हो पाता एक्टिव साइट के साथ, और अगर बाइंड हो भी जाए तो प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक है। इसके बाद MCQs हैं, ये सुनने के बाद आप वो MCQ सॉल्व कीजिए।